हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अकेडमी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज जैसा कि आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के हम लोग सेकंड वाले पार्ट को देखने जा रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा पिट्यूटराइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके बीच में अंतर क्या होता है उस सभी पर चर्चा की थी। सो दिस वन इज द पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर वाज ऑन पार्ट 1, जहां पर मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में अंतर क्या होता है, कौन सी डक्टलेस होती है, उन सभी पर चर्चा की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के लेक्चर में। राइट, आप जुड़ते चले जाइए और अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। सो आई रियली वांट टू सी यू गाइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग सभी यहां ट्रेनिंग करें, आप हैदराबाद में ट्रेनिंग करें, और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत की आवश्यकता है। आप लोग यहां पर सारे के सारे लेक्चर सुबह से शाम तक देखते रहा करें। आई रियली वॉन्ट टू सी यू ऑल गाइज इन अमंग दीज। मैं इसी प्रकार से आपको भी देखना चाहता हूं दोस्तों। गुड मॉर्निंग खुशबू, साकिब अहमद, प्रियंका पवार, अर्जुन, लोकेश गोयल, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। अंजलि राठौड़, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले आगे बढ़े। तो दिस हेयर आई वॉन्ट टू सी यू गाइज। तो क्या आप ये मेरा भी एक सपना है कि आप यहां दिखें। अच्छा दोस्तों, मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं ताकि क्या है आपको कुछ क्लैरिटी मैं क्लियर कर दूं कि एक तो जो 20th डेट थी, लास्ट 20th वाज द लास्ट डेट फॉर योर सबमिशन। यदि आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो आपकी 20 लास्ट डेट थी, क्योंकि वहां से प्राइस हाइक होने वाले थे। लेकिन हमने ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स हमने इसको 24th की नाइट 8 PM पर, मतलब यदि आप चाहते हैं कि आप फी हाइक मतलब ज्यादा प्राइस ना दें तो आप 24 से पहले पहले एनरोलमेंट करा लीजिए। राइट, इससे पहले प्लस कोर्स खरीद लीजिए। और मेरा जो रेफरल कोड है RP Sir 10, अभी मैं 2-3 बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। दिस इज माई रेफरल कोड, ये कैपिटल में दोस्तों। इसको अप्लाई करने पर यू विल गेट नॉट ओनली 10% डिस्काउंट, आप मुझे पर्सनली संपर्क कीजिए, मैं आपको एडिशनली क्या मदद कर सकता हूं, राइट, इकोनॉमिकली। और साथ ही साथ जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं, किन से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, किस किस के कोर्स आप जब प्लस कोर्स परचेज करें तो किस किस के कोर्स लेने चाहिए, वो सारी गाइडेंस मैं आपको यहां पर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए कि फी हाइक जो है इट इज नॉट नाउ 24, यू हैव 2 days रिमेनिंग। अभी भी 2 दिन बाकी हैं। 24 की 8 PM तक आप लोग अपने जो है प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, क्योंकि सुनिश्चित रहिए आपकी, यदि आप कहीं पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और खासकर भारतवर्ष के सबसे टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी पर है, अनअकैडमी इज इटसेल्फ अ यूनिवर्सिटी, आप जिसके भी कोर्स चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यू रियली वांट टू गो टू दिस ऑप्शन, राइट, ये बात आपको एक याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यह बात बता दी है, 24 अक्टूबर 2020 यू हैव 2 days रिमेनिंग, अदरवाइज क्या होगा, 6 से 7 हजार ज्यादा पे करना होगा। अब देखिए आगे एक और दिक्कत आ रही है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप लर्नर्स हैं ना, एक बात मैं बता दूं, 24 से तो फी हाइक होने वाली है, साथ में 31 अक्टूबर के बाद से अनअकैडमी जो ऑप्शनल कोर्स है उनकी फीस अलग रहेगी, और 31 के बाद से जीएस की फीस अलग रहेगी। वर्तमान में ऑप्शनल और जीएस सब कुछ आप एक्सेस कर सकते थे 1 टाइम फी पे करने के बाद। 1 टाइम फी पे करने के बाद में आप ऑप्शनल और जीएस सब कुछ पे कर सकते थे, है ना, सब कुछ देख सकते थे। लेकिन अब हम लोग कैटेगरी को अलग डिवाइड कर रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको 31 अक्टूबर के बाद से दोनों के लिए अलग अलग चार्जेस देने होंगे, और 24 अक्टूबर के बाद से ये बढ़ी हुई फीस है। अभी आपको केवल 64,000 और उस पर डिस्काउंट के बाद, और खासकर मेरा कोड आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, 64,000 मेरा कोड आप अप्लाई करेंगे। आई पर्सनली कॉन्टेक्ट टू यू, मैं आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके आई विल हेल्प यू इन अदर वे, मैं दूसरी तरीके से भी मैं आपकी मदद करूंगा। गुनगुन सक्सेना, हेलो, ये बार बार मैसेज को रिप्लाई मत कीजिए। देखो दोस्त, मैं आपको यह बात बता देता हूं, आप जो भी लेना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो 24 अक्टूबर 8 PM से पहले पहले ले लीजिए, पहली बात। क्योंकि यदि आप
इससे पहले लेंगे तो आप 6-7 हजार जो आपको एक्स्ट्रा पे करना है ना, वो नहीं करना पड़ेगा, वो कम है। फिर आप मेरे रेफरल कोड को अप्लाई करेंगे तो मैं आपको कुछ अपनी तरफ से भी मदद कर सकता हूं, तो आप मुझे जरूर संपर्क कर लें। आप सभी के पास मेरे संपर्क सूत्र हैं, ठीक है। इसके बाद में आपसे एक और बात कर लेता हूं दोस्तों, 31 के बाद आफ्टर 31 ऑप्शनल और जीएस इनको सेपरेट डिवाइड कर दिया जाएगा, और ऑप्शनल के लिए आपको डेडिकेटेड अलग से फीस देनी होगी और केवल जीएस की फीस ये रह जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 24 तारीख तक, कल 24 के 8 PM तक कोर्सेज ले लीजिए। अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर बोथ ऑप्शनल, और इसके लिए अलग अलग करना है 6-7 हजार अलग से, और ऑप्शनल बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अभी आप कर लेंगे ना 24 अक्टूबर से पहले, तो दोस्तों आपको सारे के सारे ऑप्शनल को भी एक्सेस कर पाएंगे उसी एक फीस में, वन टाइम फी में। मेरी बात सारी क्लियर है? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो शायद मेरी बात यदि आप में से किसी को क्लियर ना हुई हो तो एक बार जितनी मैंने बात बताई है उसमें एक बार ध्यान से मेरा वीडियो वापस देख लेना, रिपीट कर लेना, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, राइट, पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। अब ऐसा किया क्यों गया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन एक डेडिकेटेड तरीके से की जाए। ऑप्शनल जो है एक जनरलाइज वे में नहीं, एक डेडिकेटेड तरीके से ऑप्शनल पढ़ाया जाए। तो दोस्तों इसीलिए कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। इंक्लूजन ऑफ ऑप्टिमल टेस्ट सीरीज की ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग के समय डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हो, और जीएस के लिए भी मोर स्पेशलाइज्ड हो जाए फैकल्टी मेंबर्स। तो इसलिए क्या है, हमने ऑप्शनल और जीएस को ये डिसीजन लिया है 31 के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, उनकी फीस सेपरेटली ज्यादा देनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप, एक ही सजेशन मेरा, बिफोर 24 8 PM आप इससे पहले कोर्स ले लीजिए। कुछ भी डाउट है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, मुझसे बात कर लीजिए, एंड आई विल सजेस्ट यू ईच एंड एवरी पैरामीटर। मैं बहुत अच्छे से बात करता हूं, तो आप जरूर जो है मुझे एक बार संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेक्चर की ओर, एक महीने में ऑप्शनल नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर लाइव क्लासेस चलेंगी, एक महीने में ऑप्शनल नहीं हो सकता। तो कम से कम आपको 3 मंथ 6 मंथ ऐसे अलग अलग कोर्सेज हैं, और ऑप्शनल में 1-2 फैकल्टी नहीं होंगे, आपके पास 10 15 20 अलग अलग फैकल्टी होंगे, ज्योग्राफी के ऑप्शनल के अलग। तो इस तरह से, तो मेरी बात सारी क्लियर हो गई है। तो अब मैं मेरे लेक्चर पर आ जाता हूं दोस्तों, ठीक है, लेक्चर पर आ जाता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने अंततः आपको कुछ भी डाउट है जो मैंने बताया, आप अपने दोस्तों में जरूर बता देना दोस्तों, ताकि क्या हो, उन पर भी, उनके पास भी मैसेज चला जाए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। तो देखो दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो होता है उस पर हमने बेसिक चर्चा की थी, ठीक है, उस पर हमने बेसिक चर्चा की थी। अब हम लोग उस पर, मैंने आपको फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बताया, मैंने तीनों ग्रंथियां आपको बता दी थी, अंतःस्रावी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। ये सब हमने पढ़ लिया था, डिफरेंस देख लिया था, एक एक एग्जाम्पल देख लिया था, ये डायग्राम हमने देख लिया था अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर, और हमने पूरे पीयूष ग्रंथि के बारे में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और अंडोत्सर्ग होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सभी हम पढ़ चुके थे, यस और नो। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडीएच, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, यस और नो, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मिलेटोनिन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपको जो है, मैंने केवल अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और उनके कुछ बेसिक्स पे बात की थी। अब मेरा दूसरा ग्रंथि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, थायराइड ग्रंथि। अब आप बोलेंगे सर पीनियल ग्रंथि तो पढ़ाई नहीं, मस्तिष्क में होती है, और हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ाई, तो चलो आप बोलते तो हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि को पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद गले वाली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि पर आएंगे। एकदम क्लियर है? मेरी ऐप पर क्लास अभी कुछ दिनों से नहीं हो रही है, लेकिन मेरी आज 7 PM पर और 10 PM पर 2 क्लासेस आएंगी ऐप पर। दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मुझे आप सभी ने फॉलो करा हुआ है, 7 PM और 10 PM पर मेरे 2 लेक्चर्स आएंगे ऐप पर, ठीक है, और वो बेस्ड होंगे एनवायरमेंट
एंड इकोलॉजी पर। तो यहां पर 2 क्लास अलग है, और जो 50+20 जो लेक्चर्स में लेने वाला हूं, कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फ्री क्लास, वो आपको जल्द ही 26, 27, 28 किसी एक डेट को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं आपके लिए, पीनियल ग्रंथि पर बात कर लेते हैं। ठीक है, पीनियल ग्रंथि पर बात कर लेते हैं, ताकि यदि दिया है कहीं तो यदि नहीं दिया है तो मैं आपको थायराइड ही पढ़ा दूंगा। हाँ जी, पीनियल ग्रंथि आ गया, लीजिए पीनियल ग्रंथि आ गया। ठीक है, हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ ली। मास्टर ग्लैंड होती है, मटर के दाने के समान होती है, 6 ग्राम की होती है, अन्य सभी ग्रंथियों पर मास्टर कंट्रोल करने का काम करती है। पीनियल ग्रंथि क्या करती है, अब ध्यान से सुनिए, पीनियल ग्रंथि को ही बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया, आपको याद आ रहा होगा 2017 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में, वो भी सर्केडियम क्लॉक पर मिला था। सर्केडियम क्लॉक का मतलब यह है कि चूहा किस तरह से अपने आप अपने रास्ते को कभी नहीं भूलता। चूहा अपने रास्ते को कभी नहीं भूलता, आपने सुना होगा, है ना, चूहा अपने रास्ते को कभी नहीं भूलता। तो एक मिनट में एक चीज और चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए, तो उसके पीछे कारण क्या है कि उसके दिमाग में भी एक पीनियल ग्रंथि होती है। ठीक है, इससे देखो, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप यदि इंग्लिश माध्यम के तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं, इसे ब्रेन सैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की रेत, ब्रेन सैंड, मस्तिष्क की रेत। क्यों, जिस प्रकार आपने अरबिक कंट्रीज में इस प्रकार का एक इक्विपमेंट देखा होगा, यस और नो, और इसमें क्या होता है, इसमें रेत भरी होती है और एक समय के बाद में, उसी प्रकार से पीनियल ग्रंथि में भी दोस्तों क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद, जैसे मान लीजिए सुबह आपका फिक्स 12 बजे का खाने का टाइम है, तो आपको 12 बजे ही भूख लगेगी। यदि सुबह आपका फ्रेश होने का टाइम है ना, मतलब कि मलोत्सर्ग करने का टाइम है ना, एक्सक्रीटरी निकालने का टाइम यदि फिक्स है 6 बजे, तो वो भी क्या है, अपने आप उस समय अपनी एक्टिविटीज हो जाती है। इसके अलावा जो गाय भैंस अपने समय पर पुनः घर आ जाती है गोधूली वेला, तो दोस्तों वो भी क्या है, पीनियल ग्रंथि के कारण ही होता है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है। और मस्तिष्क की इसे तीसरी आंख, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई, थर्ड आई। इसी ग्रंथि को हम लोग सिक्स्थ सेंस वाली ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। इसी ग्रंथि को हम छठी इंद्री भी कहते हैं। तो धीरेन्द्र राय जी पीडीएफ में आज मैं आपके लिए पीडीएफ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आज जितने भी 4-5 दिन की क्लासेस थी उनका पीडीएफ पेस्ट कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वह कौन सी ग्रंथि है जो लाइट से प्रभावित होती है, प्रकाश से अफेक्टेड होती है। ठीक है, प्रकाश, तो वो पीनियल ग्रंथि प्रकाश से प्रभावित होती है। क्यों, देखो दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में तेज धूप की किरण पड़ती है तो आपने देखा होगा हमारी त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। कारण क्या है दोस्तों, एक्चुअल में काला रंग सूर्य के कारण नहीं, काला रंग क्या होता है, हमारी त्वचा का रंग यदि गौर वर्ण है, हमारी त्वचा यदि सफेद ज्यादा है, गोरा रंग है हमारा, यदि उस केस में क्या होता है, एक्चुअल में यही ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि बचाती है हमारी श्वेत त्वचा को जलने से। ध्यान से सुनिए, हमारी त्वचा को जलने से बचाने के लिए पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन निकालती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन सा हार्मोन दोस्तों, मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन निकालती है, और इसी कारण यह प्रकाश से प्रभावित है। एकदम क्लियर है। मेलेटोनिन हार्मोन में एक मेलानिन नाम का वर्णक होता है। क्या होता है दोस्तों, मेलानिन नाम का एक वर्णक होता है, और यही त्वचा को जलने से बचाता है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो गई? तो मेलेटोनिन, मेलानिन वर्णक एकदम क्लियर। तो इसीलिए यह प्रकाश से प्रभावित भी होती है। थर्ड आई ऑफ ब्रेन, सिक्स्थ सेंस वाली ग्रंथि, मस्तिष्क की रेत या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक इसे कहा जाता है, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के कारण। तो ये ही मेलेटोनिन हार्मोन जो मेलानिन निकालता है,
इसी के कारण हमारी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। तो नॉर्मली जो आप पृथ्वी के इक्वेटर विषुवत रेखा वाले देशों पर जो निग्रोज लोगों को देखते हैं, जो ब्लैक लोगों को देखते हैं, उसके पीछे उनका कारण नहीं है। एक्चुअल में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उन लोगों को बचाने के लिए हमारा ये हार्मोन ज्यादा स्त्रवित होता है और त्वचा का रंग ब्लैक होता है। एकदम बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो दैनिक लय, हमारी सर्केडियम रिदम को नियंत्रित करता है। सर्केडियम रिदम क्या है दोस्तों? मतलब कि हमारे सही समय पर जैसे चूहे का मैंने बताया अपने आप अपने रास्ते को जानता है, वह बायोलॉजिकल क्लॉक चूहा, देखो आपने सुना है, देखा है कि नहीं देखा? जैसे मैं मेरे घर का एग्जांपल बताता हूं। 2-4 चूहे हमारे ऐसे हैं, है ना, उनसे हम फ्रेंडली हो गए, तो वो जो चूहे हैं वो बहुत बहुत परफेक्ट हो गए। जैसे ही हम सो जाते हैं उसके बाद ही वो नालियों के रास्ते से पीछे की तरफ से इस तरह से एंटर होके आते हैं। उनका अपने आप में एक ट्रैक, पाथ और सही समय पर आना, उनके पास तो कोई घड़ी नहीं है, तो ये सब कैसे पता चलता है उनको? वी हैव बायोलॉजिकल क्लॉक। आजकल क्या है, हम लोग घड़ी पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, इसलिए क्या है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी स्ट्रांग नहीं है। वरना ऋषि मुनि के समय पर क्या होता था, वो कई चीजों को पूर्वानुमान कर लिया करते थे। उसके पीछे भी कोई जिम्मेदार है ना, तो यही पीनियल ग्रंथि है। एकदम क्लियर। और मैंने जैसा आपको बताया था कि जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए 2017 में जीव विज्ञान का जो है जेफरी हॉल, माइकल रॉशबैश और माइकल यंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीनियल ग्रंथि, मेलेटोनिन हार्मोन, मेलानिन वर्णक। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको पिक्चर, राइट? तो मैंने आपको पीनियल ग्रंथि भी करवा दी है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि भी करवा दी है। एक ग्रंथि जो दिमाग में और है उस पर और चर्चा कर लेता हूं दोस्तों, उस पर और चर्चा कर लेता हूं। अभी अनाउंसमेंट पे बात करेंगे। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट मुझे समय दीजिए ताकि मैं 1 मिनट का समय दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए एक पेज निकाल सकूं, ताकि मैं वहां आपको समझा दूंगा, ठीक है? एक बार सेव कर लेते हैं, राइट? कुछ खाली पेज चाहिए ताकि मैं आपको एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि को भी समझा दूं डायग्रामेटिकली, ठीक है? चलिए, तो मैं एक बार F5 दबा लेता हूं और मेरी क्लास ये सभी फी हाइक के बारे में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बता दिया है। यस, दिस फ्री पेज आई नीड इट। चलो अब देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, ब्रेन में हमने कुल कितनी ग्रंथियां पढ़ ली दोस्तों? एक तो पढ़ ली पिट्यूटराइन, पीयूष ग्रंथि। दूसरी कौन सी पढ़ ली हमने? पीनियल ग्रंथि, जिसे छठी इंद्री, ब्रेन सैंड कहते हैं। तीसरी जो है वो है हाइपोथैलेमस। अब हम लोग, यस, धीरेन्द्र जी की मदद कर दीजिए यार, धीरेन्द्र जी की मदद कर दीजिए। आप स्टूडेंट्स मदद कर सकते हैं, इनकी जरूर मदद करिए यार दोस्तों। एक बार धीरेन्द्र जी की मदद कर दीजिए सभी लोग, है ना? अब बात आ रही है हाइपोथैलेमस। यह ग्रंथि कहां पर है? अगेन दिमाग में, मस्तिष्क में है ये ग्रंथि। एकदम क्लियर। और ये ग्रंथि लगातार हमारे शरीर में गर्म कण निकालती रहती है, पायरोजेंस। थैंक यू लोकेश जी गोयल, धन्यवाद। गर्म कण, तो हाइपोथैलेमस लगातार पायरोजेंस निकालती है। पायरोजेंस का मतलब होता है गर्म अग्नि के कण। और ये दोस्तों क्या करते हैं, आप देखिए दूसरे जानवरों का तापमान, तो जो भी जानवर जैसे सर्प है, जैसे सरीसृप है, रेप्टाइल्स हैं, उनके साथ आपने क्या केस देखा है कि यदि आसपास का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उनका तापमान भी 0 हो जाता है। यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, डेजर्ट में है कोई सांप, तो उनका तापमान भी 50 हो जाता है। लेकिन मानव का तापमान तो हमेशा हमेशा कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके पीछे कारण क्या है? हाइपोथैलेमस लगातार अपने में से गर्म अग्नि के कण, पायरोजेंस निकालते रहते हैं और हमारे शरीर का टेम्परेचर सदैव कितना बना रहता है दोस्तों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाइपोथैलेमस। अब
आपको जब भी बुखार आता है पैरासीटामोल की बात करते हैं हम लोग, जो है फेनेक प्लस दवाई खाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है ज्यादा गर्म कण निकाल रहा है, तो इसके हार्मोन को ये पैरासीटामोल नाम की दवा कम करती है और इस प्रकार से ये दवाइयां काम करती हैं। मेरी बात क्लियर हुई? हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है, पायरोजेंस क्या होते हैं, और मैंने आपको एक और बात बताई थी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही दोस्तों ध्यान रखना कि आपको किसी से प्रेम हो जाता है, आपको अपने मदर फादर की जो रेस्पेक्ट करने की बात होती है, आपको किसी से घृणा, नफरत, व्याग्र, चिंता, है ना, किसी प्रकार का मनन, हमारी जो भी फीलिंग्स होती है ना, उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो सभी हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ये बात याद रखना, और शरीर में टेम्परेचर का निर्धारण करता है। तीसरा पॉइंट, आप पूछेंगे कि ये जो गर्म पायरोजेंस के कण हाइपोथैलेमस लगातार निकाल रहा है, वो रक्त में किसके माध्यम से, पूरे, मैं पैर का टेम्परेचर देखूं, मैं ब्रेन का टेम्परेचर देखूं, मैं गले का टेम्परेचर देखूं, लगभग 37 डिग्री चल रहा है। कारण क्या है कि जो हमारा ब्लड है दोस्तों, रक्त, उसमें पाया जाता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अंदर ही ये पायरोजेंस, गर्म अग्नि के कण पूरे शरीर में फैल जाते हैं और इसी कारण टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो हम लोग जो हैं होम्योथर्मिक जानवर हैं, होम्योथर्मिक कहेंगे या फिर कहेंगे समतापी जीव। तो मानव जो समतापी जीव है, एनिमल है, वो किसके कारण है दोस्तों? हाइपोथैलेमस के कारण है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। तो हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, हमारी फीलिंग्स, भावनाएं, जो भी, आप किसी से नफरत, घृणा, आपको किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है और उस प्रेम के चलते आप लोग जो है अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं, तो वो प्रेम का कारण भी यही हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इससे निकलने वाला हार्मोन, इसीलिए कहा जाता है स्वयं पर नियंत्रण करना सबसे बड़ी बात है। तो एक बहुत महान डायलॉग की बात करता हूं मैं, अपने स्वयं पर विजय पा लेना, और मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो किससे होगा? हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण, पीनियल ग्रंथि पर नियंत्रण पाना, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है तो वो कई लाखों लोगों को जीत सकता है अपनी ताकत के अनुसार, यस और नो। लेकिन कोई व्यक्ति अपने स्वयं को ही नहीं जीत पा रहा है, अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा हुआ है ना, केवल और केवल उसे जो है आसपास कुछ चीजों में ही इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो कभी भी महान व्यक्तित्व का धनी नहीं बन पाएगा। यस और नो, मेरी बात क्लियर हो गई। तीसरा काम है हाइपोथैलेमस का कि जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के लिए मैंने क्या बताया था? हाइपोथैलेमस वर्क्स एज पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, जबकि हाइपोथैलेमस हेड मास्टर ग्रंथि है, हेड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये सारे पॉइंट यदि क्लियर हो गए हो तो एक बार लाइक तो बनता है बॉस, सारे के सारे एक बार दोस्तों लाइक कर दो। और मैंने अब तक आपको 3 ग्रंथियां पढ़ा दी हैं, पीयूष, पीनियल और हाइपोथैलेमस। बिना रुके लाइक कर दो। कोई भी सजेशन चाहिए, यू कैन फील फ्री टू कॉल मी। कभी भी आपको प्लस आइकॉनिक कोर्स से संबंधित कोई जानकारी या एडिशनल बेनिफिट मैं मेरे लेवल पे क्या दे सकता हूं, बाय माय रेफरल कोड RPSir10, RPSir10 की मदद से मैं क्या मदद कर सकता हूं, आप मुझसे फोन पर पूछ सकते हैं। एंड व्हाई दिस रेफरल कोड इज यूनिक इन इटसेल्फ, मेरा ही रेफरल कोड यूनिक क्यों है वो आपको टेलीफोन पर जरूर पता चल जाएगा। यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी। तो हाइपोथैलेमस इज क्लियर टू यू और नॉट? एकदम क्लियर। अब अगली ग्रंथि पर आ रहे हैं और वो है थायराइड ग्रंथि। राइट, थायराइड ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम ही थायराइड है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड ग्रंथि है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई है ना। इस बार का जो मेडिसिन का पुरस्कार है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, वो हेपेटाइटिस सी वायरस को पता करने में दिया गया। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ना थायराइड ग्रंथि पर बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था
हमने मेलेटोनिन ये सब पढ़ लिया है। एक बार मैं कुछ सफाई कर देता हूं, है ना, सफाई अभियान चला दें एक बार, और उसके बाद थायराइड ग्रंथि पर आते हैं। यस और नो? ठीक है, चलिए, सारी बात क्लियर है। चलो अब देखो, थायराइड ग्रंथि की कहानी आ चुकी है। थोड़ा सा बड़ा और कर दूं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, अवटू ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की जो आप बात करते हैं, हम लोग जो शैवाल एल्गी से आयोडीन लेते हैं, और थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है दोस्तों? एच आकार का, मटर के समान, मटर के दाने के समान आकार किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का। और हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जिसकी मदद से मेरी आवाज आ रही है, तो हमारे वोकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरिंग्स, 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 ठीक है। हमारे वोकल कॉर्ड को सेरिंग्स बोलते हैं। और लैरिंग्स किसे बोलते हैं? है ना, लैरिंग्स। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, एक बार लीजिए। तो याद रखिए, जिससे मानव बोलता है वो सेरिंग्स है, और जिससे पक्षी बोलते हैं वो लैरिंग्स है, लैरिंग्स, ठीक है, ये बात याद रहेगी। चलो, अब वोकल कॉर्ड के दोनों ओर एच आकार की ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। श्वास नली के दोनों ओर, ठीक है। और श्वास नली जो होती है ना दोस्तों, कुछ एडिशनल बातें सुन लीजिए। श्वास नली जो हमारी जो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल्स हैं, वो उनमें जो रोग हो जाता है वो ब्रोंकस रोग हो जाता है, ठीक है। तो ध्वनि को उत्पादन करने वाले अंग मानव में कौन है दोस्तों? लैरिंग्स, और पक्षियों में सेरिंग्स। एकदम क्लियर अतुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी चिड़िया बना रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी चिड़िया बना रहे हो। चलिए अब देखिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है मानव शरीर की, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या बताएंगे? लिवर। लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। आकार कैसा होता है थायराइड का दोस्तों? एच आकार का, गले में दोनों तरफ एच आकार का शेप होता है। सोनिका कुमारी जी, गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत लेट आ रहे हैं आप लोग, थोड़ा समय पर आओ, है ना। चलो, तो आपसे पूछा जाए थायराइड कौन कौन से 2 हार्मोन निकालता है? मैंने आपको बताया पीयूष 9 हार्मोन निकालता है। मैंने बताया पीनियल, तो वो एक मेलेटोनिन हार्मोन निकालता है। मैंने बताया हाइपोथैलेमस, तो वो गर्म अग्नि के कण निकालता है। लेकिन थायराइड ग्रंथि जो चौथी ग्रंथि है, वो 2 हार्मोन निकालता है, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन, ये 2 हार्मोन निकाले जाते हैं थायराइड ग्रंथि के द्वारा। अब आपने एक बात, मेरा यदि आपने विटामिन वाला लेक्चर लिया हो, तो मैंने बोला था कि कैल्सिटोनिन एंटी विटामिन डी की तरह से काम करता है। मैंने आपको ये बात बताई थी, कैल्सिटोनिन एंटी विटामिन डी की तरह से क्यों काम करता है? क्योंकि विटामिन डी के कारण शरीर में कैल्शियम बढ़ता है। जब भी सूर्य की तेज तरंगे, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज त्वचा पर टकराती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा बैड ऑयल है, वो तब्दील हो जाता है कैल्सीफेरॉल में, विटामिन डी में। लेकिन जैसे ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बनता है, कैल्सिटोनिन उस कैल्शियम को कम करने का काम करता है। तो एंटी विटामिन डी हार्मोन किसे कहते हैं दोस्तों? कैल्सिटोनिन को। और विटामिन डी को भी हम हार्मोन की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये पूरे रक्त में फैलकर हमारे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। एकदम क्लियर है ना यार? वो जतिन सिंह जी अभी आगे आने वाला है। गोइटर रोग की आप बात कर रहे हैं, गलगंड रोग जिसमें गोल समान आंख बाहर आ जाती है, उसे गोइटर रोग कहते हैं। अभी पहले मैं थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ बता दूं आपको थायराइड ग्रंथि पर, फिर इसके रोगों के बारे में भी आ रहा हूं, अभी सब कुछ चर्चा आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो। तो बेटा जो भी लेट आते हैं, वीडियो को एक बार पूरा लेक्चर जरूर देख लेना आप लोग, है ना। कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम के स्तर को घटाता है। विटामिन डी कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम के स्तर को घटाता है। यह विटामिन डी के विपरीत काम करता है, ठीक है। दूसरा थायरोक्सिन पर आ रहा हूं। थायरोक्सिन तो हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी उपापचयी दर का नियंत्रण करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो
एंटागोनिस्टिक विटामिन डी है ये। और थायराइड ग्रंथि जो है ना दोस्तों, विटामिन जो है थायराइड ग्रंथि के सी प्रकार की सेल से, देखो दोस्तों मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं जब अग्नाशय पढ़ाऊंगा। अग्नाशय में अल्फा बीटा गामा सेल्स हैं जिनसे ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेट्रोस्टेसिन नाम के हार्मोन निकलते हैं। ये सब पहले जैसे ये कोशिका है उसी प्रकार सी प्रकार की कोशिकाओं से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। आपको कारण भी पता चल गया होगा। हर्षित कुमार जी आप भी लेट हैं, कोई बात नहीं यार, लेकिन आप लेक्चर पूरा देख लेना बाद में। यस चलो, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन तत्व से में पाया जाता है ना। और आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, यस और नो, हम लोग आयोनाइज्ड सॉल्ट खाते हैं। और जितनी भी एल्गी हैं, शैवाल हैं, उनमें आयोडीन पाया जाता है। यस और नो। आयोडोथायरोक्सिन के भी बारे में बात करेंगे, पहले आप ये पढ़ लो। तो बेटा ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, इसके आगे आयोडो लगा दिया क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, तो यही हो गया ना बेटा आयोडोथायरोक्सिन। मेरी बात क्लियर हो गई है क्या? सताक्षी जी, सताक्षी जी मेरी बात क्लियर हो गई आपको? आयोडोथायरोक्सिन यही है, इसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। देख लो यार, सब बता दिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, दो प्रकार का है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, थायराइड हार्मोन, थायराइड जो ग्रंथि है वो गले में है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन में समझा चुका हूं, थायरोक्सिन पर आ गए हैं। थायरोक्सिन में दो प्रकार के हैं, T3 और T4। यहां तक सारी कहानी क्लियर? T3 और T4। तो जो T3 हार्मोन है रक्त में सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से काम करता है। T3 हार्मोन रक्त में सक्रिय रूप से काम करता है, ठीक है। और T4 हार्मोन निष्क्रिय रूप से। तो T3 विल वर्क एज एन एक्टिव फॉर्म इन ब्लड और T4 काम करता है पैसिव रूप में, ठीक है। आगे चलें तो अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण हमारी जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, रक्त का फ्लो। तो कई बार क्या होता है, जो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन का आप नाम सुनते होंगे, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होता है, ये लोगों में कई बार क्या होता है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। तो आपने सुना होगा कई बार बोलते हैं नमक को कम खाइए, तो एक्चुअल में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है आयोडीन उसमें होता है और वो क्या करता है, धड़कन को तेज करने का काम करता है। तो जैसे ही थायराइड हार्मोन, देखो ये सारी बातें क्लियर हो गई, तो कहीं ना कहीं यह हार्मोन हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट, इंग्लिश में बता दूं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, आधारीय उपापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको नियंत्रित ये करता है। यहां तक सारी बात क्लियर? चलिए, यह शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है, ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का विघटन, उसका डिसोल्यूशन करता है। मतलब वसा को जो है छोटे अणुओं में तोड़ना और कार्बोहाइड्रेट को छोटे अणुओं में तोड़ना। अब देखिए मेटाबॉलिक रेट होती क्या है, हमारे शरीर में हार्मोन है, एंजाइम्स हैं, और वो हमारे शरीर की बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। तो लगातार ये जो अभिक्रियाएं अंदर चलती रहती हैं, इसके कारण हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब जो पूरी जैव रासायनिक क्रियाएं, वो रेगुलेटेड, एक सही अनुपात में चलती रहती हैं। जहां हमारी मेटाबॉलिक रेट में दिक्कत आ गई, वहीं से हमें डिजीज, रोगों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। एकदम क्लियर? कुमार राहुल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, लेट आए हैं, कोई बात नहीं यार, लेकिन अब अच्छे से पढ़ लो। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, आपने देखा होगा टेडपोल से वो मेंढक जो बनने की कायांतरण है। पहले तो मेंढक के अंदर पूंछ होती है, आपने देखे कभी मेंढक जो बहुत छोटे होते हैं, उनकी पूंछ होती है और उनके हल्के से विंग्स, पंख होते हैं। लेकिन अचानक से जो उनके अंदर परिवर्तन आता है और वो जो जंप मार के कूदने वाले मेंढक बनते हैं, पानी में तैरने वाले मेंढक से कूदने वाले मेंढक, तो उन्हें ही
कायांतरण, उनके काया, उनके शरीर में परिवर्तन, मेटामॉर्फोसिस इसे कहा जाता है। एकदम क्लियर। तो यह भी उनके शरीर में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के कारण ही है। मेटा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा मतलब आफ्टर, मॉर्फ का मतलब मॉर्फियस, काया, ओसिस की स्थिति, तो कुछ समय के बाद में उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो ये जो मेटामॉर्फिज्म आप जो बहुत ज्यादा टर्म सुनते हैं दोस्तों, ये किस ग्रंथि से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आ जाए, व्हाट यू विल गिव द आंसर, थायराइड विल बी द आंसर, राइट। तो देखिए मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, किसी जीव के जो लार्वा की अवस्था है, राइट, उसका जो लार्वा होता है वयस्क रूप में जो वो रूपांतरित होता है, उसके काया में जो परिवर्तन आ रहा है, वह कायांतरण किसके कारण है, इट इज ड्यू टू दिस थायराइड ग्लैंड। क्या मेरी बात एकदम क्लियर होगी? वो कुचला तो गलती से जाता है यार, कुचला है तो आप लोग मेंढक को कुचलो मत यार, थोड़ा मानवता दिखलाओ। मानव धर्म यही है कि हम सभी जीवों को साथ में लेके चलें। यदि हम में इस प्रकृति ने, द मदर अर्थ, द नेचर, मदर नेचर ने, हमारी मदर नेचर ने यदि हमें ज्ञान दे दिया है, हम मानव जो कि एक प्रकार के जीव हैं उनको चेतना दे दी है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जितना हो सके कम से कम इन जीवों को नुकसान पहुंचाएं और सामूहिक रूप से ग्रोथ करें, और यही तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस तभी हो पाएगा। यस और नो? यस और नो एक बार बता दीजिए, यस और नो। चलिए, तो मेंढक बन गया टेडपोल से, लार्वा क्या होता है, टेडपोल से क्या होता है, मेंढक। तो ये ठीक है। मैगॉट, याद रखिए, टेडपोल से मेंढक, उसका कायांतरण है। मैगॉट, मैगॉट जो घरेलू मक्खी होती है ना, उसका रूप अलग होता है जब वो अंडे से निकली होती है, मैगॉट, उससे घरेलू मक्खी, ये भी इसका मेटामॉर्फिज्म है। एकदम क्लियर। अब की बात कर रहा हूं मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जो है मेरे भैया और मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, वो बच्चे भी क्या हैं, कुछ ना कुछ किसी मकोड़े को, किसी भी जीव को मार देना, तो मैं उनको कभी भी ये नहीं करने देता। तो ये शायद आप अपने बच्चों में अभी से डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रकृति को हम हास क्यों करें, है ना, बच्चों को तो मजा आता है उसको मारने में, लेकिन मुझे देखते ही, है ना, तो एक क्या है, थोड़ा डर का माहौल पैदा कर रखा है घर में, वो भी जरूरी है ना, थोड़ा सा कुछ एथिकल जिंदगी होनी चाहिए। रिगलर, मच्छर की जो कंडीशन है वो रिगलर है, रिगलर, ठीक है, रिगलर। तो ये मेटामॉर्फिज्म बता रहा हूं। निम्फ, ये तो आपने बहुत एग्जाम में सुना होगा। एक तो आप ज्यादातर क्या सुनते हैं, टेडपोल, टेडपोल से। दोस्तों आपको ये प्रीलिम्स में मिलान करने के लिए आ सकते हैं कि ये जीव हैं और इनकी जो मेटामॉर्फिक स्टेट है वो क्या है। तो यदि, है ना, 5 लाख शार्क मार दी जाएंगे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन हम अपना कर्म तो करें, है ना, अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं वो तो करें। आप दूसरों को मत देखिए, स्वतः अपनी ओर इशारा कीजिए ऐसे। तो निम्फ, निम्फ तिलचट्टे का, निम्फ जो है वो तिलचट्टे का। भृंगक, ये ग्रब, देखो इंग्लिश में सारे टर्म्स चल रहे हैं, ग्रब दोस्तों, ग्रब, ठीक है। तो तिलचट्टे का जो मेटामॉर्फिक स्टेट है वो निम्फ है, टेडपोल मेंढक की है, मच्छर की रिगलर है, मैगेट जो अवस्था है वो मक्खी की है, जो डोमेस्टिक फ्ली है उसकी। रेशम के कीट का तो आपने सभी ने सुना होगा, रेशम के कीट का तो आपने सभी ने सुना होगा, कैटरपिलर, कैटरपिलर तितली, ठीक है, रेशम के कीट। अब आपने पूछा था कि सर कौन सा रोग होता है, तो मैंने आपको बता दिया था कि थायरॉक्सिन, जिसमें आयोडीन, आयोडोथायरॉक्सिन होता है, उसके कारण गॉइटर, घोंगा रोग हो जाता है, गले का आकार बहुत ज्यादा साइज में बढ़ जाता है, आंखें गोली के रूप में बाहर आ जाती हैं दोस्तों। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, तो थायरॉक्सिन के 2 परिणाम सुन लीजिए। पहला पॉइंट, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है और थायरॉक्सिन की अधिकता से क्या होता है। आयोडीन का स्टोरेज जो है दोस्त, वो गलगन यहीं थायराइड में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। कमी, थायरॉक्सिन कमी के कारण बच्चों में क्रिएटिनिज्म, मतलब आपने देखा होगा ना कि जो छोटे बच्चे हैं, वैसे जो आयोडीन है उसकी प्रचुर मात्रा में एल्गीज में, शैवाल में और समुद्री जीवों में मिलती है। एकदम क्लियर। चलिए, तो कई बार यदि छोटे बच्चों में थायराइड की कमी हो जाएगी तो उनमें जड़ मानवता, क्रिएटिनिज्म, मतलब
वो बुद्धि से बिल्कुल क्या होंगे, बहुत ही जो है ना क्या बोलते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छे विकसित अवस्था में नहीं है। और दूसरा क्या होता है, यदि बड़े लोगों में, वयस्क में, अडल्ट के अंदर जो होगा थायरॉक्सिन के कारण, कमी के कारण, वो मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। और मिक्सिडिमा में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, थायरॉक्सिन की कमी हो रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है, और कम निकल रहा है तो इसके कारण हाइपोथायराइडिज्म, और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हमारा जो है मेटाबॉलिज्म, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी दर कम हो जाएगी। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा दोस्तों, ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो आपको पता है हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही पायरोजेंस जो है वो पूरे शरीर में आसानी से फैल नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल हाशिमोटो रोग पर अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं साताक्षी जी, हाशिमोटो रोग पर अभी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मिक्सिडिमा में हाइपोथायराइडिज्म आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, यदि थायराइड की अधिकता हो जाएगी, गला फूल जाएगा। आपने नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद में, गर्भ धारण करने के बाद में, बच्चे होने के बाद में महिलाओं में ज्यादातर यह समस्या आती है, तो हमें पहले से ही प्रिकॉशनिव मेजर लेना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली यह समस्या आती है और इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर केवल फिक्स टैबलेट ही देते हैं आपको, राइट, थायराइड की टैबलेट। ठीक है, थायराइड की टैबलेट ही देते हैं डॉक्टर्स, और पूरी जिंदगी भर ये थायराइड की टैबलेट चलती है यदि एक बार शुरू हो गया। इसीलिए इस पर हमारा नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी अधिकता के कारण ग्रेव्स डी डिजीज, गॉइटर रोग, तो देख लो एक्सोफ्लोथॉल्मिक गॉइटर, जिसमें आंख का बाहर आ जाना, गोलक का बाहर आ जाना, और इसके कारण हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है हाइपरटेंशन, मतलब उच्च रक्तचाप। तो थायरॉक्सिन के दोनों रीजन पता चल गए, छोटे बच्चे में क्रिएटिनिज्म, बड़े लोगों में मिक्सिडिमा, कमी के कारण, वृद्धि के कारण दोस्तों, वृद्धि के कारण ग्रेव्स डी रोग और एक्सोफ्लोथॉल्मिक गॉइटर। तो ये सभी आपको याद रखने। मैंने आपको एक बात बताई थी कि विटामिन ए की मात्रा यदि आप ज्यादा ले लेते हैं तो अपने आप में ये एक जहर का काम करता है। यस और नो, मैंने आपको ये बात बताई थी। एक मात्र ऐसा विटामिन है जिसकी मात्रा ज्यादा ले ली तो वो एक जहर की तरह से काम करती है। उसी प्रकार से ये भी याद रखना, थायराइड ग्रंथि क्या है, ऐसी ग्रंथि है कि यदि इसमें हार्मोन बहुत ज्यादा अधिक निकल जाए, कई बार थायराइड की हम लोग बहुत ज्यादा टैबलेट रेगुलर, क्योंकि लेनी डेली होती है। आपको पता है आपके घर में कोई भी थायराइड या किसी भी आसपास का आपने थायराइड का पेशेंट देखा हो, किसी को भी देखा हो, सुबह उठते ही ये टैबलेट लेनी होती है खाली पेट। और ये ज्यादा टैबलेट जो है ना वो अपने आप जो है ना सुसाइडल कर देती है, हमारे पूरे थायराइड ग्रंथि को भी खत्म कर देती है। और इसको टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण हमारे मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है। ठीक है, यस, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, बहुत बहुत बढ़िया। सिंपल क्वाइटर, यस, सिंपल वे में। ओके, रुद्राक्ष तिवारी जी भी आ चुके हैं। माय नेम इज रुद्र गौतम। यार मैं बड़ा खुश हूं आपका नाम सुनकर, बहुत बढ़िया यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बात साताक्षी सविता जी, सविता ये नाम, हाँ साताक्षी सविता जी, अब देख लीजिए आपका रीजन भी आ गया है। कभी कभी थायराइड के इलाज में जो काम में ली जाने वाली जो दवाइयां हैं, थायराइड की जो टैबलेट हैं, उनके कारण हमारी पूरी की पूरी थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे बनेगा, हमारा जो उपापचय इधर जैव रासायनिक क्रियाएं अपने आप स्वनियंत्रित चल रही हैं, हमें पता भी नहीं है अंदर क्या विधि चल रही है, और वॉलेंटरी एक्शन फंक्शन सब कुछ चल रहे हैं, वो सब तबाह हो जाएंगे थायराइड के अंदर से निकलने वाला हार्मोन के बराबर मात्रा में न निकलने से, और इसके कारण हाशिमोटो रोग हो जाता है। तो क्या साताक्षी जी आपका जो प्रश्न है वो क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली ग्रंथि है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि मैंने आपको पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि 4 ग्लैंड्स हमने कर ली हैं।
कल का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कल मैं आपको पूरा का पूरा ओवेरी, टेस्टिस और इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि वगैरह सभी के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 3 लेक्चर में मेरा पूरा कंप्लीट एक एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा, और ये बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं तो कहीं ना कहीं कोई करंट अफेयर आएगा इनसे रिलेटेड तो आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। तो दोस्तों जब भी समय लगे इस प्रकार के लेक्चर को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर लिया करो। ठीक है, ये किसी भी लेवल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों में किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपका बेस बनाना चाह रहा हूं एक बार। ठीक है, चलिए, सुप्रारीनल ग्लैंड, इसको सुप्रारीनल क्यों कहते हैं, अधिवक्र ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, क्योंकि किडनी के ऊपर ये ऐसे पाई जाती है, गुर्दों के ऊपर पाई जाती है, और यही वो ग्रंथि है जिसे आपातकाल का हार्मोन कहते हैं। इट इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। ऐसा क्यों कहते हैं, पीछे आपके कुत्ता पड़ गया, अचानक से सामने से ट्रेन आ रही है, आपने निर्णय लिया मैं नीचे ही जो है ट्रैक पर लेट जाता हूं, या फिर पूरी आग लग गई तो आपने निर्णय लिया कि 2 मंजिल से भी मैं छलांग लगा जाऊंगा और आपको कुछ नहीं होता, उसके पीछे जो जिम्मेदार है, इतनी शक्ति जो अंदर से आती है, एड्रिनल ग्रंथि ही है वो। ठीक है, तो मूत्र के निर्माण की क्रिया तो किडनी करती है, इनमें बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट होते हैं, आपको ये सब बात पता होगी। और आपको यह भी पता होगा किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, नेफ्रोलॉजी। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी की बेसिक यूनिट है। एक बार दिनेश प्रजापति जी की मदद कर दीजिए यार, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं, इनकी मदद करते, जो बच्चा कुछ पूछे उनकी मदद करते रहा करो। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर इसलिए एड्रिनल है, ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। नेफ्रॉन जो होते हैं ना, जैसे देखो दोस्तों, आपने सुना होगा ब्रेन में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन, वैसे ही नेफ्रॉन, सॉरी, ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, सॉरी माफी चाहता हूं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, वैसे ही किडनी में नेफ्रो पाए जाते हैं, नेफ्रो। ठीक है, तो देखिए नेफ्रॉन कितने हैं, एक किडनी में 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और ये पतली पतली नलिकाएं, ट्यूब्स हमारे रक्त को प्यूरिफाई करके जो अच्छा वाला रक्त है उसको तो वापस से बैक भेज देता है, लेकिन अनावश्यक पानी, रक्त में से यूरिया का छनन, राइट, रक्त में से यूरिया का छनन, इसके अलावा किडनी कभी भी ग्लूकोज को प्यूरिफाई नहीं करती। तो इसीलिए मैंने बोला था जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो मैंने आपको पीयूष ग्रंथि में पढ़ाया था, वैसोप्रेसिन हार्मोन, यदि शरीर से ज्यादा मात्रा में मूत्र निकल रहा है ना तो ग्लूकोज भी ज्यादा निकल जाएगा और हमें डायबिटीज हो जाता है। तो ज्यादा मूत्र का आना बहुत नुकसानदेह है। वैसे भी एक संस्कृत में डायलॉग है, अति सर्वत्र वर्जयेत, हर चीज की अति खराब होती है, यस और नो। ठीक है, चलिए, तो निस्यंदन फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है किडनी का, 120 ml पर मिनट। ये पॉइंट आपको आज मिल सकता है। आलोक चौहान जी पूछ रहे हैं पीडीएफ कहां मिलेगा, या इस प्रकार से मित्रों की मदद करते रहा करो, इनको पीडीएफ कहां मिलेगा इनसे बता दीजिए इनको। ठीक है दोस्तों, थोड़ी मदद करते रहा करो आपस में। मूत्रवाहिनी, यूरेटर, और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, और मूत्र मार्ग, तो ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई, 12 लाख नेफ्रॉन वगैरह। अब इसे हम लोग आपातकालीन, बिल्कुल बहुत बढ़िया रुद्राक्ष तिवारी जी, आप बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार। नेफ्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड रीनल ट्यूब। ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि से क्यों कहते हैं, इसके कारण दोस्तों देखिए 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट, डरो, लड़ो या भाग जाओ। मतलब या तो ट्रेन सामने से आ रही है, डर जाओ तो ट्रेन उड़ा देगी, आप लड़ो इसका मतलब, या फिर फ्लाइट, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, भागने का ही ऑप्शन है तो भाग जाओ। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए थायराइड ग्रंथि जिम्मेदार है, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे 4S ग्रंथि, तो किस ग्रंथि को 3F या किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं, तो सेक्स, सॉल्ट हमारे शरीर में, और स्ट्रेस और स्टेरॉइड, इसको पूरा नियंत्रण भी करती है। सेक्सुअली जो अराउजमेंट, जो एक्साइटमेंट होता है, उसके लिए भी एड्रिनल ग्रंथि जिम्मेदार है। तो यह ग्रंथि दोस्तों भय, संकट,
क्रोध, उत्तेजना आदि में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति की मदद करती है एक त्वरित निर्णय लेने में। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं दिनेश जी आप। 180 लीटर पर डे टोटल ब्लड को प्यूरिफाई करती है एक दिन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको ये सब ब्लड, किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जरूर पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिए। अब दिनेश प्रजापति जी ने एक पॉइंट रखा है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। आप बोलेंगे यार शरीर में तो हमारे भार का 7 से 8% ही रक्त होता है, तो नॉर्मली 4 से 6 लीटर के बीच में, कईयों में 4 ही होता है, वैसे 5 से 6 लीटर माना जाता है एग्जैक्टली तो रक्त, लेकिन मैं कुछ में वो बता रहा हूं जिनके कई लोगों के 4 लीटर ही रक्त है। आप बोलेंगे यार टोटल रक्त तो 6 लीटर है, तो पूरे दिन में 180 लीटर कैसे ये फिल्टर करता है? देखो बार बार किडनी में से पूरे दिन में ब्लड जाता है और होल डे में 180 लीटर में से प्यूरिफाई करके वेस्ट पदार्थ को किडनी बाहर निकाल देती है। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, इस किडनी के 2 भाग हैं, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग है इस किडनी का बाहर वाला भाग, और एक एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला इंटरनल पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला भाग। तो जो बाहर वाला भाग है दोस्तों, वो हमारे लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन में अराउजमेंट करने के लिए, कॉर्टिसोल, और देखो कॉर्टिसोल के कारण हमें कुशिंग रोग हो जाता है ना, ये जीवन रक्षक हार्मोन भी कहलाता है कॉर्टिसोल। और एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, हमारे रक्त में जो सोडियम है और जो पोटेशियम है, जो हमारे रक्त दाब को, हमारे हृदय को लगातार फड़फड़ाने में जो मदद करते हैं, वो ये दोनों ही आयंस हैं। तो इनका बैलेंस करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछे भी गए हैं प्रश्न, एल्डोस्टेरोन हमारे शरीर में 2 आयन सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ना तो ज्यादा ना कम, दोनों में से किसी को नहीं होने देते। कार्टिसोल, कुशिंग रोग, ये सब आपको समझ में आ गया। लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन आपको एकदम क्लियर हो गया दोस्तों, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं, एड्रिनल मेड्यूला आंतरिक भाग, एड्रिनलिन हार्मोन, ये तो आपको पता ही है। एड्रिनलिन हार्मोन क्या है, जो उड़ो लड़ो या मरो, करो या मरो, या तो कर जाओ या फिर खत्म हो जाओ, मतलब आपको डिसीजन लेने की क्षमता एड्रिनलिन हार्मोन ही देता है। तो इसके अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, करो या मरो, डू और डाई, उड़ो लड़ो या भागो, है ना, ठीक है, डरो लड़ो या उड़ जाओ मतलब भाग जाओ, फियर, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। 3F 4S संकटकालीन हार्मोन इसे कहते हैं दोस्तों। आपातकाल के समय क्या होता है हमारे शरीर में, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है इसका। देखिए आपको शक्ति चाहिए, आपको सुपरमैन बन जाना है। कई बार आप देखते होंगे आप में, कई बार तो है ना, कई बार तो आप में अनंत ऊर्जा आ जाती है, मैं ये भी कर दूंगा, आप बहुत भारी चीज भी उठा लेते हैं। और कई बार क्या होता है, आप इंटरनली इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आपका कोई भी चीज है ना काम करने का ही मन नहीं करता। ऐसा आपने जिंदगी में देखा है? ऐसे इस प्रिपरेशन के पूरी जर्नी में भी आएगा, आपके इस पूरी तैयारी की जर्नी में भी ऐसा कुछ आपके लाइफ में फेजेस आएंगे। तो दोस्तों हर समय ऊर्जावान बने रहने के लिए हर समय आपको अंदर से मोटिवेशन मिलना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यदि आपके शरीर में बहुत तेजी से हार्ट बीट तेजी से काम कर रही है, धड़कन तेज चल रही है, तो ऑब्वियसली आप में ऊर्जा अनंत आ रखी है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है ना। दीपा उपाध्याय जी बहुत धन्यवाद आपका, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मदद करते हैं आप लोग मेरी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आलोक जी देख लीजिए, आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत मदद करते हैं, सब कुछ नीचे है, बार बार पूछने की बजाय आप चैट में देख लिया करो एक बार। आंखों की पुतली का फैल जाना, बिल्कुल ये भी सही बात है, बिल्कुल। तो ये सब बात क्लियर हो गई है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बात तो देखो, लैंगिक हार्मोन का आपसे कभी प्रश्न आ जाए कि लैंगिक हार्मोन का उत्सर्जन कौन करता है, तो महिलाओं में अंडाशय करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस वृषण टेस्टोस्टेरोन को निकालता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स ये भी किसको निकालता है दोस्तों, सेक्स हार्मोन को ये भी निकालता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। पूनम गुप्ता ने एक बहुत अच्छी बात बोली और सही बोली है। हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है ना
तेजी से जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और रक्त में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ जाए और एक एक कोशिका में ये ग्लूकोज पहुंचता चला जाए, एक एक कोशिका में ये ग्लूकोज यदि पहुंचता चला जाए तो एटीपी बहुत तेजी से बनने लग जाएंगे तो अनंत ऊर्जा आ जाएगी। यस और नो, यस और नो। तो ये सभी बिल्कुल सही हैं, ठीक है, बिल्कुल पूनम गुप्ता आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लैंगिक हार्मोन कौन कौन से हैं दोस्तों? महिला में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल। कार्टिसोल किसको निकालता है? ग्लूकाकॉर्टिकॉइड हार्मोन को निकालता है। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन निकालता है? कार्टिसोल, ठीक है। कौन सा वाला भाग दोस्तों? आंतरिक, मैंने आपको भी बताया है कौन सा वाला भाग निकालता है दोस्तों? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो बाही भाग है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये निकलता है, ठीक है। चलिए, इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। कभी कभी क्या है, कार्टिसोल की अधिकता हो जाती है तो कुशिंग रोग हो जाता है, एकदम क्लियर। एक एल्डोस्टेरोन को मैंने आपको बता ही दिया है, एल्डोस्टेरोन का काम मैंने क्या बताया, यह भी कार्टिसोल से ही निकलता है, ठीक है ना, इस ग्रंथि के बाहरी भाग से, आउटर पार्ट से। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और ये क्या कर रहा है दोस्तों? एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को हमारे रक्त में संतुलित रखता है। ये सीधे सीधे मिलान के लिए आ सकते हैं आपके लिए, और कई बार इसकी कमी से, ठीक है दोस्तों, किसकी कमी से? एल्डोस्टेरोन की कमी से हमारे शरीर में एडिशन नाम का रोग हो जाता है, और एडिशन रोग में हमको रेशेस पड़ जाते हैं, भूरी त्वचा हो जाती है, इसे ही एडिशन रोग कहते हैं। एल्डोस्टेरोन के कारण है, और सोडियम और पोटेशियम आयन को ये स्थिर संतुलित करता है, ठीक है। तो अब बात आ रही है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि की, और वो है थाइमस ग्रंथि। इसके ऊपर क्या प्रश्न आता है और कई बार आया है, वो मेरी बात ध्यान से देखिए। मिनरल का बैलेंस करता है बिल्कुल एल्डोस्टेरोन। अब देखिए, थाइमस ग्रंथि वक्ष स्थल पर यहां होती है। जब हम छोटे होते हैं 9 से 10 साल के, तो इसी ग्रंथि का आकार 2 गुना हो जाता है, और जब हम 19-20 साल के, 18-19-20 साल के होते हैं, तो इस ग्रंथि का आकार उतना ही हो जाता है जितना बचपन में था। तो उस समय पर आकार क्यों बढ़ा? तो रीजन क्या है भाई, आकार क्यों बढ़ा? क्योंकि यह हमारी जो WBC है उसके जो 5 प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनमें जो दोस्तों लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC होती है। द स्मॉलेस्ट WBC इज लिम्फोसाइट, और यह सबसे WBC में, 5 प्रकार की WBC में सबसे ज्यादा आयुकाल लिम्फोसाइट का होता है। कई 20,000 दिन तक शरीर में रहती है। 20,000 दिन का मतलब आप ऑन एन एवरेज लगाएंगे तो 60 ईयर्स तक, और आगे आने वाले 60 वर्षों तक यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्धारित करती है। और आपने सुना होगा लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी। T4 लिम्फोसाइट 2 प्रकार की हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो जो T लिम्फोसाइट है उसमें जो T4 लिम्फोसाइट है, एड्स रोग में जो HIV है वो T4 लिम्फोसाइट को तबाह कर देता है, खत्म कर देता है, और हमारा इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है। एड्स रोग होने के बाद किसी ने आपके आसपास इवन स्नीज भी कर दिया, छींक भी दिया, तो उसके शरीर से जो जीवाणु निकले हैं आपके शरीर में वो भी अफेक्ट करेंगे। आसपास के सभी जीवाणु, आपका किसी प्रकार का इम्यून सिस्टम को खत्म हो जाता है एड्स में। इसीलिए एड्स को सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि एड्स के कारण रोगों का समूह हो जाता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। बहुत बढ़िया दीपा उपाध्याय जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप तो, थैंक यू थैंक यू। टी सेल और बी सेल एकदम क्लियर, उन पर हम लोग अलग से बात करेंगे, जब मैं ब्लड पढ़ा रहा हूं तो अलग से बात करूंगा। तो देखो, छाती में ये पाई जाती है, मैंने बता दिया, हृदय के बिल्कुल समीप। आकार क्यों बढ़ता है दोस्तों? आने वाले जो 60-70 वर्ष जीना है उसके लिए कहीं ना कहीं हमें इम्यून सिस्टम प्रदान करेगी।
और इसीलिए कहा जाता है जो बच्चा बचपन में बीमार हो गया ना, उसमें ये मैच्योर लेवल पे। तो लिम्फोसाइट का काम क्या है? थाइमोक्सिन हार्मोन क्या करता है? डब्ल्यूबीसी का जो टी लिम्फोसाइट है उसका परिपक्वन, उसको मैच्योर करने का काम करता है। थाइमोक्सिन हार्मोन परिपक्वन, मैच्योर करने का काम करता है। किसे किसे मैच्योर करने का काम करता है दोस्तों? लिम्फोसाइट को, T4 लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए, एंटीबॉडीज का स्त्रवण संक्रमण के समय स्वयं ही। अच्छा, आपसे कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूबीसी बनते कहां कहां है, तो आप क्या आंसर देंगे? सबसे पहला याद रखना, टॉन्सिल्स में। डॉक्टर जब भी आपकी जीभ निकाल के ये पूछता है कि एक बार जीभ निकालिए, तो एक्चुअल में वो क्या देख रहा होता है? हमारे गले के इस एंड वाले भाग पर पाए जाने वाले टॉन्सिल, क्योंकि वहां पर डब्ल्यूबीसी है, वहां से लगातार डब्ल्यूबीसी निकलते रहते हैं। अब देखिए, यदि कोई जीवाणु है, उसको हमारे शरीर पर कंट्रोल, नियंत्रण पाना है, तो वो जीवाणु क्या करेगा? शरीर में तो अटैक कर ही रहा है, वो बोलेगा जहां से डब्ल्यूबीसी निकल रहे हैं उस अंग को ही बर्बाद कर दिया जाए। यस और नो? सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी तो क्या है कि जहां से सैनिक आएंगे उनको उसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, तो वो बाहर आकर ताकत प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जीवाणु टॉन्सिल पर अटैक करने लग जाते हैं। कई बार जीवाणु लिवर पे, यकृत पे बहुत अटैक करते हैं, क्योंकि वहां पर तो उनको पोषण मिलता है। तो एक तो टॉन्सिल से में बनते हैं डब्ल्यूबीसी, थाइमस ग्रंथि में डब्ल्यूबीसी बनते हैं, हमारी जो स्प्लीन है, प्लीहा और लिम्फोटिक नोड है ना, लिम्फोटिक नोड में भी डब्ल्यूबीसी बनते हैं, और लाल अस्थि मज्जा जो है, हमारा जो बोन मैरो है, हमारी हड्डियों के अंदर जो पतले पतले नलिकाएं हैं, हड्डियों के अंदर भी होती हैं, वहां पर तो ये 4-5 जगह डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। टॉन्सिल, थाइमस ग्रंथि, स्प्लीन, लिम्फोटिक नोड और अस्थि मज्जा। ये बात सारी क्लियर हुई? खुशी त्यागी जी, आप पहली बार क्लास ले रहे हैं, आप बेटा रेगुलर क्लास लो 11 AM पर। मेरी डेली क्लासेस 11 AM पर आती है। आज मैं 8 AM पर भी मेरी रेगुलर क्लास आती है। किसी कारण से मैं नहीं ले पाया, 8 AM की क्लास कल ले लूंगा, और कल मैं आपसे 2019 के प्रश्न पत्रों के बारे में बात करूंगा। आप लोग दोस्तों मुझे रुद्र गौतम नाम से, यू ऑल कैन फॉलो मी रुद्र गौतम, इस नाम से मुझे आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। माय नेम इज रुद्र गौतम, सो दैट आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। यहां पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र के तौर पे ग्रंथि काम करती है। अब देखिए, ये बात मैंने आपको लाइन पढ़ाई दी थी, ग्रंथि बच्चों में बड़ी और सक्रिय होती है, जबकि बड़े लोगों में ये छोटी और निष्क्रिय हो जाती है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं थाइमस के बारे में। और मैंने आपको कई बार बोला है, थाइमस ग्रंथि एक अवशेषी ग्रंथि है, इट इज ऑल्सो वेस्टिजियल ग्लैंड। लेकिन कब? जब वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था। तो हमारे शरीर में जो अनावश्यक बिना काम के अंग कौन कौन से हैं? अक्कलदाढ़, अपेंडिक्स, सिकम जिसे हिंदी में कहते हैं, कर्णपेशी, और वृद्धावस्था में या फिर 30-35 साल के बाद थाइमस ग्रंथि का भी कोई मेजर काम नहीं रह जाता। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो, रुद्र गौतम मेरा नाम है, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अब देखिए, परावटु या पैराथायरॉइड ग्रंथि। परावटु ग्रंथि क्या है दोस्तों? पैराथार्मोन, ये हार्मोन निकालती है, कॉलिप हार्मोन इसे कहते हैं। ठीक है, परावटु ग्रंथि को एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार हम लोग इस क्लास को बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर को एक बार बाद में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मेलेटोनिन, देखो दोस्तों, पीनियल में पढ़ा चुका हूं, कल मैं आपको परावटु ग्रंथि पढ़ाऊंगा एक। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अभी बाकी है दोस्तों, टॉपिक खत्म नहीं होने वाला। क्वेश्चन एंड आंसर आज नहीं करवा पाऊंगा, क्वेश्चन एंड आंसर पूरे टॉपिक कराने के बाद में करवा दूंगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन एंड आंसर तो मैं टॉपिक के अंदर ही डिस्कस कर लेता हूं, सारे कैसे क्या क्या प्रश्न आते हैं, है ना। अब देखो, ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी आपको। ठीक है, नहीं आ रहा, कहां गया वो? हाँ दोस्तों, मैं कुछ आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं कुछ पॉइंट पर। तो देखो दोस्तों, आपको ये सब बात याद होनी चाहिए। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। आपको बाल दिवस भी याद रखना है,
ये दिवस आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वर्ल्ड मधुमेह डायबिटीज डे 14 नवंबर बाल दिवस। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो यकृत के अंदर हेपेटाइटिस ABCDE, वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। रुद्राक्ष तिवारी जी, जो पिछला एक लेक्चर था, कंप्लीट एक लेक्चर में मैंने केवल और केवल पीयूष ग्रंथि और उसके 9 अलग अलग हार्मोन्स पढ़ाए हैं। तो पिछला केवल एक लेक्चर एक ही ग्रंथि पर था। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए, है ना, यहां पर मिल जाएगा। विश्व स्तनपान दिवस वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, सबसे खतरनाक संक्रमण रोग है ट्यूबरकुलोसिस, 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, बड़े बड़े फोड़े जिसमें हो जाते हैं, 30 जनवरी। 30 जनवरी आपको वैसे भी याद रहेगी, है ना, 30 जनवरी। वर्ल्ड मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे, सर रोनाल्ड रॉस, याद आ रहा होगा, भारत में उन्होंने रिसर्च की थी और उनको मलेरिया के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई को। और वर्ल्ड पोलियो डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। दोस्तों मेरी जो पीडीएफ्स हैं, मेरे जो आपको कुछ संपर्क करना है, आप मेरे इसी वीडियोज में, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आपको पीडीएफ वगैरह वहां मिलेंगे। ठीक है, आप मेरे संपर्क सूत्र पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वहां पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे सभी। ठीक है, मधुमेह के लक्षण वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। और दोस्तों देखिए, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मदद है, आप डायरेक्टली मेरे उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं और भी कुछ सजेशन दे सकता हूं। तो यहां पर मैंने हाइपोथैलेमस भी आपको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता देता हूं, और वो क्या है दोस्तों? एक तो आपकी जो प्लस कोर्स परचेस करने की डेट थी, जो 20 तारीख थी, उसको हमने 24 तारीख 8 PM तक बढ़ा दिया है। आपको किसी को भी कोर्स लेना है, एक बार एक और सुन लीजिए दोस्तों, आप 7 से 8 हजार ज्यादा महंगे कोर्स मिलेंगे आपको, तो आप आज का आज कोर्स को परचेस कर लीजिए। और व्हाट इज यूनिक इन माय रेफरल कोड RP Sir 10, ध्यान से देख लीजिए, RP Sir 10 की यूनिक बात क्या है, वो आप मुझसे संपर्क करके पूछिए कि मैं आपको नॉट ओनली 10% डिस्काउंट बट कुछ एडिशनल बेनिफिट मैं क्या दे सकता हूं इकोनॉमिकली, और कुछ अदर मदद क्या कर सकता हूं। अपने गार्जियन से बात कीजिए, वाकई में आप यूपीएससी में तैयारी सिलेक्शन पाना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 24 से पहले पहले ही एनरोलमेंट ले लो। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 PM से पहले पहले। कारण क्या है? क्योंकि अब आगे आने वाले समय में ऑप्शनल अलग हो जाएगा और जीएस पेपर अलग हो जाएगा। अब ऑप्शनल के आपको अलग से 20-30 हजार फीस देनी होगी, इसके लिए अलग से फीस देनी होगी, और 24 के बाद तो 7-8 हजार बढ़ जाएंगे। तो आपका कोई भी मित्र आप स्वयं लेना चाहे, एक बार गार्जियन से बात कीजिए, आपको ईएमआई पर बहुत ही सस्ते और बिना किसी इंटरेस्ट के आप यहां पर ये परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो और पिछले ही दिनों में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने लिए, कहीं ना कहीं उनके पास एक टेक्निकल एज रही गई पढ़ाई में। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, देखो दोस्तों, फ्री में चीज और एक एक्चुअल जेन्युइन चीज है, उनमें रात दिन का अंतर होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो ओवरऑल कंप्लीट तैयारी करता है, वरना क्या होगा, कहीं ना कहीं आप डिले कर देंगे अपनी सक्सेस में। सफलता 1 साल में प्राप्त कर ली जाए वो अच्छा है, बजाय कि 2 से 3-4 साल बाद आपको सफलता मिले। सफलता की उम्मीद पूरी है ना? ठीक है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अब अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए आपको ये फीस अलग से ऑप्शनल की देनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप 24 अक्टूबर, वैसे 31 अक्टूबर तक यदि आप फीस देते हैं, लेकिन 24 से डेट जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो 24 से पहले पहले एनरोलमेंट ले लीजिए। 31 के बाद तो आपको जीएस और ऑप्शनल अलग अलग मिलेंगे। अभी आपको सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस सब कुछ एक ही में मिल जाएंगे। तो मेरी बात एकदम क्लियर हो गई हो आपको? तो कोई भी चर्चा है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी दोस्तों। ठीक है, ये सारी बात क्लियर हो गई। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का शेड्यूल मेरा
26 या 27 या फिर 28 के बाद मैं आपको प्लस पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप की फ्री क्लासेस में कंप्लीट 50+20 लेक्चर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, तो आप जरूर वहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, राइट। ये सारी बातें क्लियर है। ये मेरा रेफरल कोड है एंड इट इज द मोस्ट यूनिक। अन्य किसी से भी ये यूनिक क्यों है? यू जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड यू विल अवेयर अबाउट इट। आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि नॉट ओनली 10% एडिशनल मैं आपकी कुछ और मदद कर सकूं, प्लस दोस्तों जो है मैं आपको वो कंप्लीट फैकल्टीज बताऊंगा कि आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी में बेस्ट फैकल्टीज कौन से हैं, ये वाला टॉपिक्स किस सब्जेक्ट के किस फैकल्टी से पढ़ा जाएगा प्लस पर, क्योंकि प्लस पर इट इज अ यूनिवर्सिटी, इतने सारे कोर्सेज हैं और आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए मैं गाइडेंस समय समय पर देता रहूंगा। तो क्या यहां तक बात क्लियर है एकदम? यस, क्लास जो है फ्री हो गई है, फिनिश हो गई है दोस्तों, बिल्कुल फिनिश हो गई है। तो प्लस पर लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सही मार्गदर्शन में तैयारी हो जाएगी। तो मैं हमेशा आपको यह बोलूंगा कि 2 ईयर के कोर्स में आपको सबसे ज्यादा फायदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स यही है। आप 24 से पहले 8 PM से पहले आप ये कोर्सेज को परचेस करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा है, और मेरे रेफरल कोड से फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। आप एक बार मुझसे बात करके देख लीजिए, एकदम क्लियर। अब ये 2 पॉइंट क्लियर। 57,600 ये फीस रहेगी, और कुछ मैं आपको कर सकता हूं तो वो मैं और बता दूंगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको आरपी सर 10 इसी कोड के लिए आप लोग स्प्रेड कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और ईएमआई पर भी फैसिलिटी उपलब्ध है दोस्तों, ईएमआई पर भी पेमेंट कर सकते हैं। ये 2 ईयर की फीस है, ये 1 ईयर की फीस है। और आइकॉनिक में आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सब मिलता है दोस्तों। एक बार लाइक वगैरह नहीं किया हो तो एक बार लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और 24 रात में 8 बजे, ये इंपॉर्टेंट डेट आप दोस्तों याद रखो यार, है ना। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके यदि आप वाकई में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आपकी सफलता अंततः जो देखी जाती है वो आपकी सफलता काउंट होती है, ना कि आपने कितनी मेहनत की। और सफलता के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास कई हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज होने चाहिए जो अपनी प्रॉपर गाइडेंस में आपको अच्छे अच्छे सजेशन देते रहे। एंड दिस फीचर इज द ओनली ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ यूपीएससी, दैट इज व्हाट अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो थैंक यू वेरी मच। और आज की 22 अक्टूबर है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच दीपा जी और अंजलि और अक्षय रावत, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो अभी की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, आप जरूर पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, और किसी भी तरह की चर्चा हो, नॉट ओनली आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना, तभी आप किसी भी तरह का कोई सजेशन आपकी लाइफ में लेना चाहते हैं, यू जस्ट फ्री टू कॉल मी, आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक। यदि मैं फोन नहीं उठाता हूं मैं आपको कॉल बैक करूंगा, सो दैट आपकी मैक्सिमम मदद हो सके। सो गुड बाय, टेक केयर और हैव अ हेल्दी लर्निंग।